बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तरफ बाएं शोभा ताल की, बीच चांदनी चारों घाट, जल बन मोहल पाल की, अति शोभित ए ठाट, अति शोभित ए ठाट। कई मोहल माणिक बन पहाड़ के, कई नहरें मोहल बन, मोहल पहाड़ से सागरों, फिर आए दुब बन अन्न, फिर आए दुब बन अन्न। कई मोहल माणिक बन पहाड़ के। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत हम परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर चिंतन करते आ रहे हैं, तो जिसमें अब तक यह परिक्रमा ग्रंथ का 30वें प्रकरण का 45वें चौपाई तक के भाव को श्रवण किया, चिंतन किया। अभी के इस सत्र में 46वां चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है, महामती प्राणनाथ जी एक आत्मिक भाव से इंद्रावती आत्मा की भावना से जो परम धाम के चिंतन करके, जो चिंतन में उनको साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, उसको सतगुरु के वचन के साक्षी पर और फुरमान के वचन के साक्षी पर इस शोभा को जाहिर कर रहे हैं। तो जिसमें रंगमहल के सामुन्य, चबूतरा, फिर चांदनी चौक, सातों घाटों की शोभा को चिंतन कराते हुए बट पीपल की शोभा विशेष रूप से चिंतन कराए, वहाँ की हिंडोलों के सुख। फिर वहाँ से आगे बट की घाट से होते हुए, कुंज निकुंज वन से होते हुए, फिर हाउज कौशर तालाब। तो विशेष ये 45 नंबर चौपाई में हाउज कौशर तालाब में चारों घाटों की शोभा, वन की शोभा, पाल अंदर की महलात की शोभा, सार रूप में हाउस कौशर के चिंतन कराए। अब यहाँ से निरंतर आगे चिंतन को ले जाते हुए ये 46 नंबर चौपाई में माणिक पहाड़, वहाँ से फिर आगे वन की नहर, फिर सागरों की शोभा होते हुए फिर रंगमहल के पश्चिम दिशा के तरफ दूब दुलीचा, अन्नवन, इन शोभा को दर्शन करा रहे हैं। तो 46 नंबर चौपाई को देखें। कई मोहल माणिक बन पहाड़ के, कई नहरें मोहल बन, मोहल पहाड़ से सागरों, फिर आए दूब बन अन्न। तो रंगमहल से दक्षिण दिशा के तरफ हाउज कौशर तालाब, यहाँ से भी फिर दक्षिण दिशा के तरफ देखें तो रंगमहल के चौथी परिक्रमा के हद में, यानी कि माणिक पहाड़ के हद में 32 पहलों में से दक्षिण दिशा के तरफ एक पहल में माणिक पहाड़ शोभायमान है। तो माणिक पहाड़ में कई हवेलियां हैं, कई महल है, कई मंदिर है, कई कोठरियां हैं। माणिक पहाड़ के हवेलियों के ऊंचाई ऊपर 12,000 भौम तक है।
फिर उसके भी मध्य में चांदनी में देखे तो और 20 भोम ऊंचा टापू महल है। फिर वनों की शोभा को देखे तो प्रत्येक हवेली के अंदर भी वन बगीचे हैं। और माणिक पहाड़ जिस चबूतरा के ऊपर शोभायमान है, उस चबूतरा में भी देखें तो माणिक पहाड़ के 12,000 हारें हवेलियों के पार होने के बाद अंदर सड़क के साथ में लगते हुए वहाँ पर भी वन की शोभा है। फिर उस चबूतरा से भौम भर ऊपर चढ़कर जो चबूतरा है जिसमें माणिक महल है, माणिक महल के भीतर तरफ चबूतरा के किनार से भौम भर नीचे उतरने पर वहाँ पर भी बृहत बगीचा की शोभा है। फिर मध्य के चबूतरा में नानाचार्यजन्य पुष्प वाटिका करके वहाँ पर भी बगीचा की शोभा है। 12,000 भौम ऊपर जाकर के देखें तो सर्व हवेलियों की चांदनी में बगीचों की शोभा है। तो माणिक पहाड़ के ही अंदर देखे तो कई वन बगीचे हैं और ये पहाड़ से बाहर चारों तरफ वन बगीचों की शोभा है। ये तो हुआ जहाँ पर माणिक पहाड़ शोभायमान है। 32 पहल में से एक पहल जो दक्षिण दिशा के वहाँ वन की शोभा। और माणिक पहाड़ के हद में चारों तरफ यानी कि अन्य 31 पहल में भी देखें तो वहाँ पर भी बृहद वनों की शोभा है। जैसे बड़ो वन, मधुवन, महावन, ये तीनों वन माणिक पहाड़ के हद में विस्तार रूप से, माणिक पहाड़ का हद 2,32,00,000 योजन का है ना, तो वहाँ पर वन का विस्तार है। तो इस तरह से देखें तो माणिक पहाड़ में कई वन की शोभा है, कई महलों की शोभा है और हिंडोला की शोभा तो माणिक पहाड़ की विशेषता है ही। तो इस शोभा को यहाँ पर नजरा करा रहे हैं। कई महल माणिक वन पहाड़ के, अब इतने ही शब्द के द्वारा सारा हवेली महल वन सबको देखना होगा। और आगे कहते हैं फिर कई नहरें महल वन। पहला चरण एक ही चरण में माणिक पहाड़ की शोभा चिंतन कराए। अब दूसरी चरण में वहां से आगे बढ़ करके रंगमहल का 5वीं परिक्रमा वन की नहर। कई नहरें महल वन। अब माणिक पहाड़ में भी नहरें वन महल तो है, परंतु ये दूसरी चरण में विशेष वन की नहर के लिए कहा है। वन की नहर में भी देखिए वहाँ पर कई नहरें हैं और कई वन है यानी कि वृक्ष है, जैसे पहले भी वर्णन हुआ। मध्य में भौम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के ऊपर नीलगिरी का वृक्ष 60,000 भौम और उसको चारों तरफ से घेर करके महावन 30,000 भौम, फिर उसको भी चारों तरफ से घेर करके मधुवन 15,000 भौम, इन तीनों को चारों तरफ से घेर करके बड़ो वन 7,500 भौम। और वो वृक्ष के अंदर फिर भौम में महलों की शोभा है। तो वन की नहर में देखे नहरों की शोभा, वन वृक्षों की शोभा और वन के प्रत्येक भौम में महलों की शोभा, ये सारा चिंतन करा रहे हैं कई नहरें महल वन इस शब्द के द्वारा। अब यहां से फिर आगे चढ़ें, महल पहाड़ से सागरों। तीसरे चरण में सागर में चले जाएं। सागर कहाँ है? बड़ी रांग में। तो प्राणनाथ जी ने इससे पहले भी 25 पक्षे की शोभा अलग अलग निशानियों का वर्णन करते करते जब वन की नहर में पहुंचे तो वन की नहर से ही दूर दूर में जो बड़ी रांग में सागरों की शोभा
और सागरों के साथ साथ में वहाँ के महल, वन, इन शोभा को दर्शन कराए अथवा चिंतन कराए। और फिर साथ में बनकी नहर के चांदनी में बैठ करके जिस तरह से बाहर तरफ बड़ी रांग के तरफ सागरों की शोभा का नजरा कराए, ऐसे फिर भीतर रंगमहल की तरफ की शोभा को देखने से रंगमहल के पश्चिम की तरफ जो वन बिगर की जमीन करके दूब, जहाँ की दूब की ज्योति यानी कि प्रकाश अलग अलग रंगों के, धूप के द्वारा अलग अलग रंग के प्रकाश आसमान में पहुंच गया है, ये शोभा वर्णन किया था ना। ऐसे ही यहाँ देखिए 46 नंबर चौपाई में पहला चरण के द्वारा तो माणिक पहाड़ की शोभा को नजरा कराए, चिंतन कराए। फिर दूसरे चरण में बनकी नहर की शोभा को वर्णन कराए। पहले की तरह ही यहाँ पर अब आगे तीसरे चरण में देखिए, मोहल्ला पहाड़ से सागरों। अब पहाड़ से कहने से माणिक पहाड़ से बनकी नहर होते हुए सागरों के महल की शोभा, ये भाव से भी होगा, अथवा सागरों में पहाड़ की सी महलों की शोभा, बड़े बड़े इमारतें, प्रासादें, गगनचुंबी महल है ना सागरों में। तो बड़ी रांग की शोभा देखे तो 12.5 करोड़ योजन की चौड़ाई बड़ी रांग का हद है, जिसको 3 भाग किया। पहले तो बड़ी रांग पूरा 32 ही पहल में युक्त है। चौड़ाई की तरफ को 3 हिस्सा करने से तीनों हिस्सा 32-32 पहल के हुए। भीतर तरफ के 32 पहल में इमारतें और बाहर तरफ के 32 पहलों में उसमें भी इमारतें, और मध्य के जो 32 पहल है उसमें से 4 दिशा और 4 कोण यानी कि 8 दिशा के 8 पहलों में 8 सागर, सागरों के मध्य मध्य वाले 8 पहलों में 8 जिमी। इस तरह से मध्य के 32 पहलों में से 8 पहल में सागर और 8 पहल में जिमी होने से 16 पहल हुआ। बाकी 16 पहलों में इमारतें अथवा प्रासादें। तो ये शोभा है। तो जो बड़ी रांग में 80 दीवाल करके जो प्रसंग आता है, बाहर के 32 पहल के 32 इमारतें, भीतर के 32 पहल के 32 इमारतें और मध्य के 32 पहलों में से 16 पहल में 16 इमारतें, 32, 32 और 16 जोड़ने से जो 80 होता है, वही दीवाल की संख्या से भी वर्णन हुआ है। तो एक सागर के मध्य में बैठ करके देखते समय 4 दिशा और 4 कोण यानी कि 8 तरफ बड़े बड़े पहाड़ की सी गगनचुंबी महल, इमारतें, प्रासादें विद्यमान है। और सागर के ही अंदर देखे तो 8 सागरों में से प्रत्येक एक सागर के अंदर मध्य तीसरे हिस्सा में 12,000 की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है, और जिनकी ऊंचाई ऊपरा ऊपर 12,000 भौम का है। और वो 12,000 भौम भी बड़ी रांग के हिसाब से ही 12,000 भौम है। तो इस तरह से देखे तो महल पहाड़ से, पहाड़ जैसे बड़े बड़े ऊंचे इमारतें, प्रासादें, सागरों में सागर की शोभा है और वो महलों की शोभा है। और इन सारी शोभाओं को देखते हुए अब फिर चौथे चरण में देखिए, फिर आए दूब बन अन्न। वहां से नजर को भीतर रंगमहल की तरफ फिराने से फिर रंगमहल के पश्चिम दिशा में दूब यानी कि दूब दुलीचा जो पश्चिम की चौगान के साथ में लगते हुए हैं, और फिर दूब दुलीचा से लगते हुए, दूब दुलीचा से पूर्व में रंगमहल अथवा फूलबाग नूरबाग के पश्चिम में यानी कि बीच संधि में
अन्न वन शोभायमान है, तो वो दूब दुलीचा अन्न वन इसको चिंतन करा रहे हैं। तो देखिए, तो ये 46 नंबर चौपाई एक की चौपाई में कहां से कहां तक चिंतन को ले गए। माणिक पहाड़, बनकी नहर, अब बनकी नहर से आगे बड़ी रांग में सागर और महलों की बात हुई तो छोटी रांग होके ही वहां तक दृष्टि पहुंचेगी, है ना। फिर भीतर तरफ आने से पश्चिम दिशा के तरफ दूबदुलीचा, अन्नवन, ये सारे नजारा एक चौपाई के द्वारा ही दर्शन करा रहे हैं। अब कहिए, चर्चनी को पूरी तरह से समझे बिना अथवा चर्चनी के माध्यम से परमधाम की ये सारी शोभा पूरी तरह से हृदय में सजाए बिना सीधा परिक्रमा ग्रंथ में आने से, राज्य की वाणी है, मैं बार बार कहता हूं, अंदर प्रकाश तो होगा, परंतु वो समझ के द्वारा जो लज्जत अनुभव होना चाहिए ना, वो बाकी रह जाता है। इसीलिए चर्चनी में बहुत ज़्यादा मेहनत कराने का अथवा करने का, उसके बाद ही परिक्रमा ग्रंथ में प्रवेश करने का ये महत्व है। अब तो सबको अंदर से साक्षी दे रहा होगा। तो अब चलते हैं फिर 47 नंबर चौपाई में। अभी हम कहाँ हैं? अन्नवन में है। हाँ, चौपाई के शब्द के साथ साथ में चलना होगा। हाँ, कोई ये न कहे ना कि अभी हम साधनालय में है। शरीर तो यही है, लेकिन चिंतन शब्द के द्वारा अन्नवन में पहुंचा है। अब यहाँ से आगे फिर प्राणनाथ जी चौपाई के साथ में जहाँ ले जाएंगे वहीं चलते हैं। तो देखिए 47 नंबर चौपाई को। अतंत शोभा इन बन की, ये जो आए मिल्या फूल बाग हिंडोले ए बन, तो देख खूबी कछु जाग। अब अन्नवन से फिर फूल बाग में ले आए। तो अन्नवन से लगते हुए, अन्नवन के पूर्व में फूल बाग है, नीचे जमीन में नूर बाग और भोम भर ऊपर फूल बाग। तो फूल बाग की शोभा को बता रहे हैं। अतंत शोभा इन बन की, ये जो आए मिल्या फूल बाग। इन वन कहने से वैसे अन्नवन में ही रह करके देखे तो भी अन्नवन की शोभा अत्यंत शोभायमान है, और इसके साथ में आकर के फूल बाग लगा है, मतलब फूल बाग आकर के मिला है। अब फूल बाग में क्या है? फूल बाग हिंडोले ये बन, ये अन्न वन में आया हुआ जो बड़वन की वृक्ष है ना, वो अन्न वन में आया हुआ बड़वन की वृक्ष फूल बाग के ऊपर हिंडोला झुला रहे हैं। तो दोनों के बीच के संबंध को देखिए। ये प्रसंग वैसे पहले वर्णन होके आया है, इसलिए मैं इतने ही शब्द के द्वारा बता रहा हूं। जैसे रंगमहल के उत्तर दिशा में बड़वन के वृक्ष है, पूर्व के तरफ केलवन से होते हुए, पाल से होते हुए, फिर बट घाट से होते हुए आगे बढ़कर फूलबाग नूरबाग के नैऋत्य कोण के सामने में पहुंचा है ना। ऐसे ही वो लाल चबूतरा के सामने के जो बड़वन के वृक्ष पश्चिम के तरफ भी फूलबाग नूरबाग के उत्तरी किनार से होते हुए पश्चिम की तरफ आगे विस्तार होकर फूलबाग नूरबाग के बाह्य कोण तक पहुंचा। फिर वहां से दक्षिण दिशा की तरफ मरोड़ खा करके 1500 मंदिर आगे फूलबाग का नैऋत्य कोण तक जाकर पूर्व के तरफ से आया हुआ बड़वन के 5 हार वृक्ष के साथ में ये बड़वन के 5 हार वृक्ष ने मिलन किया। तो इस तरह से पहले ही फूलबाग का वर्णन प्रसंग में भी आया। फूलबाग के तीनों तरफ क्या है? तीनों तरफ मतलब उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, तीनों दिशा में क्या है? बड़वन के 5 हार वृक्ष है। तो पश्चिम की तरफ जो वृक्ष आया है वो फूलबाग के किनारा में है, लेकिन वृक्ष कौन सी बगीचा के जमीन में आया? अन्नवन के बगीचा के, यानी कि अन्नवन की जमीन में होके
फूलबाग के पश्चिम किनार से लगते हुए ये 5000 वृक्ष गया है। इसलिए इनके तीनों तरफ बड़वन का वृक्ष है और वृक्ष ऊपर जाकर के डाली फैला करके हिंडोला झूलते समय फूलबाग के ऊपर हिंडोला झूलते हैं। ये शोभा तो उसी को यहां पर बताए कि अतंत शोभा इन वन की, अन्न वन की शोभा और साथ में फूलबाग की शोभा। ये जो आए मिल्या फूलबाग, अन्न वन के साथ में आकर के फूलबाग मिला हुआ है, लगा हुआ है। फूलबाग हिंडोले, फूलबाग में हिंडोला झूल रहा है। और ये वन कहने से अब ये वन फूलबाग रूपी वन तो है ही, लेकिन हिंडोला झूलते समय जिस वृक्ष में हिंडोला झूल रहा है वो वृक्ष अन्न वन में ही है, इसलिए ये वन अन्न वन। और यहाँ की वृक्ष ऊपर की हिंडोला, साथ में नीचे, नीचे मतलब मैं हिंडोला के हिसाब से बोल रहा हूं, नीचे फूलबाग। तो ये सारी शोभा को देखना होगा। तो कहते हैं तू देख खूबी कछु जाग, इस खूबी को, इस शोभा को, मतलब किस शोभा को? अन्नवन, फूलबाग, वहां पर आया हुआ वृक्ष, ऊपर की हिंडोला की शोभा, ये जो भी चिंतन कराया है एकदम यही चौपाई में खड़ा होकर के देखे तो इतनी निशानी बताया। बाकी तो आगे से जितनी भी शोभा वर्णन करते आ रहे हैं वो सारी शोभा को कैसे देखना है? तो देख खूबी, इस शोभा को देखो, कछु जाग, कछु जागृत होकर के, मतलब सचेत होकर के, जागृत होकर के इस शोभा को देखो। अब इतना कहने के बाद आगे 48 नंबर चौपाई में फूलबाग का ही वर्णन करते हैं। चौकी हास 50 लो, फूलबाग बन हद जीत, और 50 हास फूलबाग बड़े चेहे बच्चे पहुंचाता। अब 48 नंबर चौपाई को देखिए, यहाँ वर्णन करना है अन्न वन के बाद फूलबाग की, लेकिन ये 48 नंबर चौपाई के पहला चरण में अब सीधा सीधा देखने से तो 50 हांस कहने से 50 हांस मतलब 1500 मंदिर, तो फूलबाग भी 1500 मंदिर में आया है, ये भी है। परंतु यहाँ प्रसंग जोड़ रहे हैं, वर्णन करना है फूलबाग का, लेकिन बट पीपल की चौकी से इसका संबंध जुड़ा रहे हैं। इससे पूर्व बट पीपल की चौकी का वर्णन हुआ ना, तो तब भी आया था बट पीपल की चौकी। कितनी एरिया में विस्तार हुआ है? 50 हांस में, रंगमहल की दक्षिण दिशा में 50 हांस में। तो 50 हांस मतलब रंगमहल के जो अग्नि कोण में 16 हांस का चेहबच्चा है, वहां से लेकर के नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक के 50 हांस के सामान्य में बट पीपल की चौकी आया। अब फूलबाग का वर्णन करना है तो फूलबाग भी 50 हांस में ही है। कहां से कहां तक? नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा से बाह्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक के बीच की 50 हांस के बराबर में सामान्य में फूलबाग है, बताना है वो। तो ये नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा में देखिए तो एक तरफ आकर के बट पीपल की चौकी लगा है और साथ में एक तरफ आकर के यह फूलबाग लगा हुआ है। इसीलिए जहां पर बट पीपल की चौकी की 50वीं हांस पूरा हुआ और वहीं से फिर लगते हुए आगे फूलबाग नूरबाग के लिए जो 50 हांस वहीं से प्रारंभ होता है। तो ये संबंध बताने के लिए बता रहे हैं यहां, चौकी हांस 50 लो, मतलब चौकी इजकल टू दक्षिण दिशा के बट पीपल की चौकी, 50 हांस लो मतलब 50वीं हांस तक, अग्निकोण के चेहबच्चा से गिनती करते समय 50वीं हांस तक, नैऋत्य कोण के चेहबच्चा के वो संधि तक, यहां तक तो बट पीपल की चौकी है। अब यहां से आगे साथ में लगते हुए फूलबाग है। तो ये बताने के लिए अब आगे देखिए, फूलबाग बन हद जीत, जिस हद तक मतलब वो 50वीं हांस तक के हद में, फूलबाग के हद है फिर वो, तो 50वीं हांस एक तरफ से बट पीपल की चौकी का हद, एक तरफ
फूलबाग का हद, वो सीमाना रूप बन गया। इसलिए दोनों तरफ की संबंध बता रहे हैं ये। चौकी 50 हासलों फूलबाग बन हद जीत जहां। अब आगे वहां से और 50 हास फूलबाग। अब यहां से प्रारंभ होकर के, यहां से मतलब क्या, नैऋत्य कोण के चेह बच्चा के सामने के हास से अब प्रारंभ होकर के 50 हास तक ये फूलबाग का एरिया है। तो 50 हास जैसे ही पूरा हुआ तो सामने में क्या है, बाह्य कोण का 16 हास का चेह बच्चा है कि नहीं। तो नैऋत्य कोण के 16 हास के चेह बच्चा से बाह्य कोण के 16 हास के चेह बच्चा के बीच में 50 हास है। ये 50 हास के सामने में यह फूलबाग है। उस जगह को बताने के लिए कहा और 50 हास फूलबाग। जैसे ही 50 हास पूरा हुआ, फूलबाग का मतलब बाह्य कोण में पहुंचा, तो वहां बड़े चेह बच्चे पहुंचत। बड़े चेह बच्चे इक्वल टू 16 हास का चेह बच्चा। अब नैऋत्य कोण के चेह बच्चा से गिनती करते 50 हास बाह्य कोण में पहुंचेंगे तो ये बड़े चेह बच्चा मतलब 16 हास का चेह बच्चा, बाह्य कोण का चेह बच्चा। अथवा दोनों तरफ देखने से नैऋत्य कोण और बाह्य कोण के 16 हास के चेह बच्चा, दोनों चेह बच्चा दिखाई देता है। दोनों के बीच के 50 हास में फूलबाग का जगह है। देखिए तो चरचनी में फूलबाग नूरबाग का हिसाब करते समय पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर रंगमहल के सामने में अथवा 50 हास के सामने में फूलबाग है, यही पढ़े थे ना। कहाँ से निकाला वो हिसाब वृत्तिकार ने, अथवा चरचनी में वो हिसाब कहाँ से आया, ये चौपाई से तो आया। 50 हास में दक्षिण की तरफ बड़पीपल की चौकी कहा, 50 हास में पश्चिम की तरफ फूलबाग कहा। तो इस तरह से पूरा सूत्र रूप में चौपाई में ही है सारी बात। उसी को थोड़ा सहज हिसाब से समझने के लिए नक्शा के सहारे चरचनी में बताया जाता है। तो इस तरह से फूलबाग का लोकेशन भी जान गए। अब आगे, ये बड़ा चेह बच्चा बाहर एक हास को लगत बड़ी कारंजे पानी पूरन कई नहरें चलत। अब 16 हास का चेह बच्चा प्रसंग आया ना यहाँ। फूलबाग के दोनों तरफ किनार में रंगमहल के हिसाब से देखें तो ये 16 हास का चेह बच्चा नैऋत्य कोण और बाह्य कोण में है। लेकिन फूलबाग के ही हिसाब से देखें तो फूलबाग का अग्नि कोण और ईशान कोण का है ये चेह बच्चा। और ये चेह बच्चा जो है 16 हास है। तो 16 हास में से एक हास यानी कि एक पहल रंगमहल के पहल के साथ में लग करके अथवा एक होकर के आया है। तो ये शोभा भी यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, ये बड़ा चेह बच्चा बाहर मतलब रंगमहल के बाहर ये 16 हास का चेह बच्चा जो है एक हास को लगत, रंगमहल के बाहरी तरफ एक हास। कहाँ का एक हास? रंगमहल के एक हास के साथ में ये 16 हास का चेह बच्चा एक हास लग करके साथ में जुड़ करके आया है। ये तो समझ है ना। इसीलिए 16 हास के चेह बच्चा में अगर देखेंगे तो बाहर स्वतंत्र हास कितने हैं? 15 हास ही है। एक हास बिल्कुल रंगमहल के हास के साथ में ही जुड़ करके आया है। इसलिए रंगमहल की वो परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते 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 जाएं तो जहां पर 16 हास का चेह बच्चा आया है, चाहे तो चेह बच्चा और धाम दीवाल के बीच से ही सीधा रोज से होकर के भी निकल के जा सकते हैं, चाहे तो वहां से जो चेह बच्चा का कोष्ठ दीवाल है ना, वो दीवाल का चौड़ाई कितना है? एक मंदिर का ही चौड़ा है। तो वहां से होकर के भी परिक्रमा करके जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ, धाम के जो एक पहल है, एक हास है, उसके साथ में चेह बच्चा का एक हास आकर के जुड़ गया है। वो शोभा यहां पर बताया ऐसे, ये बड़ा चेह बच्चा बाहर एक हास को लगत।
अब वो चेह बच्चा में बड़ी कारंजे, पानी पूरा न, पूरा पानी भरपूर है। कितने भौम के गहराई में है 16 के चेह बच्चा में पानी? 2 भौम के गहराई में है। पूरा पानी। और पानी का एरिया लंबाई चौड़ाई से देखेंगे तो कितना है? 158 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में जल भरा हुआ है। पूरा चेह बच्चा का लंबाई चौड़ाई कहे तो 160 है, तो ये कोष्ठ दीवाल ने एक मंदिर का चौड़ाई लिया है, तो एक तरफ एक मंदिर, एक तरफ एक मंदिर होने से 2 तरफ से 2 मंदिर कम हुआ। पानी का भीतर का एरिया 158 मंदिर। और जल का गहराई 2 भौम नीचे से। चेह बच्चा का ऊंचाई तो 1 भौम का है, लेकिन जमीन से अंदर 1 भौम से जल आने से, तो इसीलिए पूरा न पूर्ण रूप से भरा हुआ। और कारंजे, कारंजे का अर्थ क्या है? फुहारे। 16 के चेह बच्चा में बड़े बड़े फुहारे छूटते हैं, उछलते हैं। तो ये शोभा को बताए तो कहा बड़ी कारंजे, पानी पूरन कई नहरें चलत, और नहरें भी चलते हैं। अब ये 16 के चेह बच्चा के साथ में आगे फूलबाग में देखिए तो पूरा फूलबाग में, बगीचों में साथ में नहरें हैं, चेह बच्चे हैं, फुहारे हैं। अब फूलबाग की शोभा तो इसे पहले भी वर्णन करके आए हैं, फिर भी थोड़ा सार रूप में देखे तो बगीचे कितने के कितने आ रहे हैं? 10 की 10 सारे बगीचा है, बृहद बगीचा। और उसमें भी एक बगीचा के अंदर फिर 4 के 4 हारे, 16 बगीचे हैं। चेह बच्चे देखेंगे तो बाहर की बृहद बगीचा के हिसाब से देखे तो बृहद चेह बच्चे, मध्य का 9 की 9 हारे, 81 चेह बच्चे। और 3 तरफ मतलब दक्षिण, पश्चिम और उत्तर तरफ दिशा में 9 चेह बच्चे, 9 तिया 27 चेह बच्चे। धाम की तरफ 3000 चेह बच्चे हैं। और एक बगीचा के अंदर जाकर के देखें तो जैसे एक बृहद बगीचा के अंदर 16 छोटे बगीचे कहा ना, ऐसे ही चेह बच्चे एक बृहद बगीचा के अंदर 9 चेह बच्चे हैं। उस हिसाब से देखेंगे तो 100 बृहद बगीचा के अंदर 900 छोटे छोटे चेह बच्चे हैं। तो नहरें, चेह बच्चे, फुहारे, ये सारी शोभा। तो आगे देखिए, ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा निहायत, फूल बाग बगीचे चेह बच्चे विस्तार बड़ो है इत। ये फूल बाग चौड़ा चबूतरा, चौड़ा मतलब पूरा फैला हुआ, विस्तार। चबूतरा मतलब चबूतरा के बराबर में, रंगमहल की चबूतरा के बराबर में आगे चौड़ा विस्तार होकर के आया है ना। जिस तरह से ये नैऋत्य कोण के चेह बच्चा से बाह्य कोण के चेह बच्चा बीच 50 हांस मतलब 1500 मंदिर में आया है, तो आगे पश्चिम की तरफ भी इसका विस्तार कहाँ तक गया है? 1500 मंदिर ही आगे विस्तार गया ना। इसलिए फूलबाग का लंबाई चौड़ाई 1500 मंदिर का लंबा, 1500 मंदिर का चौड़ा। और ये रंगमहल के चबूतरा के बराबर से आगे पश्चिम तरफ आया है। इसीलिए ये फूलबाग चौड़ा चबूतरा निपट बड़ा निहायत, निश्चय ही बड़ा। निहायत शब्द पहले भी आया है। क्या है निहायत का अर्थ? अत्यंत ही, बड़ा में भी अत्यंत बड़ा। निपट निश्चय ही, निहायत अत्यंत बड़ा, बड़ा है, विस्तार वाला है। फूल बाग बगीचे चेह बच्चे, वो तो पहले ही बता दिया। फूल बाग में जितने बगीचे हैं, बृहद बगीचा से देखेंगे तो 100 बगीचे हैं, उसके अंदर एक एक में 16 छोटे बगीचे देखेंगे तो पूरा 1600 बगीचे हैं। एक बगीचा के अंदर भी वृक्ष देखे तो कितना कहा? 13 की 13 हारे फूलों के वृक्ष है। भिन्न भिन्न बगीचों में भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न रंगों के, कई तरह के फूल है इस बगीचा में। ये है बगीचे। और चेह बच्चे, चेह बच्चे का भी गिनती कराया। बड़ी चेह बच्चे हो, छोटी चेह बच्चे हो, या धाम की तरफ की चेह बच्चे हो। और ये भी पहले भी बताया है, फिर भी बता रहा हूँ, जिस तरह से रंगमहल के चारों कोण में 16 हांस का चेह बच्चा है, उसी तरह फूलबाग के नैऋत्य कोण और
बाह्य कोण में भी 16 हाथ का चेहबच्चा है। इस हिसाब से देखेंगे तो फूलबाग के चारों कोण में 16 हाथ का चेहबच्चा है। तो ये बृहद चेहबच्चा को भी देखना होगा। तो इस तरह से कहा। फिर आगे फूलबाग बगीचे चेहबच्चे का विस्तार बड़ो है इत। तो इत मतलब यहाँ फूलबाग में ये सारी शोभा अत्यंत ज्यादा विस्तार वाला है। मोहला झरोखे अरस के फूल बाग के ऊपर जोत झरोखे अरस के ये नूर कहो क्यों कर। अब फूल बाग की शोभा को कहाँ बैठ करके देखते हैं हम? रंग महल के झरोखा में। इसीलिए फूल बाग की शोभा चिंतन कराते कराते फिर रंग महल के जो झरोखा है वो झरोखा और उसकी ज्योति प्रकाश ये शोभा सब बता रहे हैं। महल झरोखे अरस के मतलब रंग महल का जो महल यानी कि मंदिर, और झरोखे तो महल कहने से मंदिर, और मंदिर में जो झरोखा है, एक एक मंदिर में एक एक झरोखा है ना, तो वो झरोखे कहाँ के? अरस के मतलब रंग महल के। फूल बाग के ऊपर, ये सारा फूल बाग के ऊपर आता है। तो झरोखा में बैठ करके सामने में फूल बाग की शोभा को देखने का है ये। जोता झरोखे अरस के, अरस यानी कि रंग महल के इन मंदिरों के जो झरोखा है, इस झरोखा की ज्योति ये नूर कहो क्यों कर। उस ज्योति उस नूर को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। जहां लगा हद फूल बाग की ये जिमी जोत अपार, ये जोत रोशनी जुआ तो कहे जो आवे माहे सुमार। अब ये रंग महल के मंदिर में आया हुआ झरोखा की ज्योति कहिए, या तो फूल बाग के हर एक में, हर एक कहने से क्या क्या हर एक फूल पात और वहाँ के जो नहरें चेहबच्चे फुहारे जो कुछ भी शोभा है, और इधर धाम की तरफ देखे तो झरोखा कहिए, मंदिर कहिए, छज्जा कहिए, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा नूर प्रकाश। जहां लग हद फूलबाग की, फूलबाग का हद जहां तक विस्तार हुआ है, हद मतलब सीमाना एरिया, जहां तक फूलबाग विस्तार हुआ है, ये जिमी जोत अपार, सब तरफ फूलबाग की जमीन में अपार ज्योति प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। ये ज्योत रोशनी जुआ तो कहे, इस ज्योति के विषय में अथवा इस रोशनी को इस जुआ के द्वारा तब कहा जाए जो आवे माहे शुमार, यदि कदाच हिसाब में आता हो। हिसाब में जब नहीं आता है तो इस ज्योति को, इस नूर को मैं किस तरह से इस जुआ के द्वारा शब्द में जाहिर करके कहूं। वो बेशुमार है, इसलिए कह नहीं सकता। इत दीवाला तले 10 खिड़कियां, जीता रूहें आवे जाए, ये खूबी आवे तो नजरों, जो विचार कीजिए रूह माहे। अब चौपाई पढ़ा, ये कहिए हाँ ये चौपाई यहाँ है, ऐसा कहिए। क्यों? ये चर्चनी पढ़ते समय मजली वृत्ति में ये चौपाई वहाँ पर जोड़ दिया है ना, तो इसलिए ये चौपाई तो सुना सुना पढ़ा पढ़ा सा लगा ना, इसलिए मैं बोला अच्छा ये चौपाई यहाँ है बोलिए करके। अब इसका अर्थ तो समझते ही है, वृत्ति पढ़ते समय भी ये चौपाई के ऊपर व्याख्या हुआ है, और इससे पहले भी परिक्रमा वाणी की चौपाई में भी फूलबाग के प्रसंग में 10 खिड़की का वर्णन हुआ है। तो वही यहाँ पर फिर से आया। तो देखिए चौपाई, ईत दीवाल तले 10 खिड़कियाँ, कहाँ की बात है ये? फूलबाग का 1500 मंदिर के सामने रंगमहल के पहली हार मंदिर 1500 मंदिर, यहाँ से अब 10 खिड़कियाँ नीचे कहाँ? नूरबाग के सामने में धाम के चबूतरा के दीवाल में खिड़की के रूप में अथवा सीढ़ी होकर के उतरा है। तो फिर भी एक बार बता देता हूँ थोड़ा सार शब्द में।
जैसे नैऋत्य कोण के चेबच्चा के सामने वाला मंदिर से अगर गिनती करना प्रारंभ करें तो पहला मंदिर से क्रमशः कितने मंदिर को पार करना है? 75 मंदिर पूरा होने के बाद 75वीं मंदिर और 76वीं मंदिर के मध्य में जो संधि दीवाल है, संधि दीवाल में जहां पर दरवाजा है, वो दरवाजा के मध्य में खड़े होकर के पश्चिम की तरफ मुड़ने से वो दरवाजा के जो चौड़ाई है, मोटाई, उसमें ही एक खिड़की, छोटी सी दरवाजा सी शोभा बना है और वहां से सीढ़ी नीचे उतरा है। नीचे उतरते समय वो धाम का चबूतरा है, वो चबूतरा के अंदर ही अंदर सीढ़ी जाकर के भोंबर नीचे धाम का जो परिक्रमा का रोस है ना, वो परिक्रमा के रोस के भीतरी किनार में वहां पर छोटी सी दरवाजा कही या खिड़की कही, उस रूप में वहां पहुंचा है। उसके बिल्कुल सामने में क्या है? नूरबाग का, अब ये नैऋत्य कोण की तरफ से आगे यानी कि दक्षिण से उत्तर तरफ की क्रम गिनती करें तो ये प्रथम बगीचा का मध्य भाग में पहुंच गया। ये पहला सीढ़ी अथवा पहला खिड़की हुआ। उसके बाद आगे दूसरी सीढ़ी, दूसरी खिड़की, इसी क्रम से उतरेगा। लेकिन कहाँ कहाँ से उतरेगा? जहां से पहला खिड़की अथवा सीढ़ी उतरा है वो मंदिर से 150 मंदिर पार होने के बाद वहां से दूसरा सीढ़ी, फिर वहां से 150 मंदिर पार होने के बाद तीसरा सीढ़ी। इस तरह से क्रमशः 150, 150, 150 मंदिर के अंतर पर उतरते उतरते 10 खिड़की अथवा 10 सीढ़ी, ये वर्णन आता है। 10वां खिड़की अथवा सीढ़ी से 75 मंदिर पार करने पर रंगमहल के बाह्य कोण यानी कि पश्चिम तरफ की 1500 मंदिर में से अंतिम मंदिर वहां पर पहुंच जाता है। और 10 खिड़की अथवा 10 सीढ़ी इस तरह से उतरा और नीचे नूरबाग में कितने बगीचे हैं? 10 बगीचे हैं और प्रत्येक बगीचा का लंबाई चौड़ाई 150 मंदिर का ही है। इसलिए प्रत्येक खिड़की अथवा सीढ़ी प्रत्येक बगीचा के मध्य भाग के बिल्कुल सामने में आता है। तो ये शोभा। तो चौपाई को फिर से देखिए। इत दीवाल तले, दीवाल के नीचे तले 10 खिड़कियां, खिड़की रूप मतलब छोटी दरवाजा रूप होकर के ये सीढ़ी उतर करके वहां गए हैं। जीत रूहें आवे जाए, जहां से नीचे नूरबाग से ऊपर फूलबाग में आना हो तो ये खिड़की से सीढ़ी के द्वारा होकर के मंदिर के अंदर पहुंचेंगे। फिर मंदिर के बाहरी तरफ के दरवाजा से निकल करके सामने में परिक्रमा का रोस से होकर सामने में फूलबाग में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए जित रूहें आवे जाए, मंदिर से नीचे नूरबाग में जाना हो या नूरबाग से मंदिर में आना हो या तो फिर फूलबाग में आना जाना हो तो यहाँ से आ जा सकते हैं। ये खूबी आवे तो नजरों, ये खूबी ये शोभा तो तब नजर में आता है, हृदय के नजर में। कब? जो विचार कीजिए रूह माहे, अंतर आत्मा से, अंतर हृदय से अगर विचार करें तब ये नजरा हृदय में आता है। इसका मतलब क्या करना चाहिए? अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से विचार करना चाहिए। तो इस तरह से ये 53 नंबर चौपाई तक में फूलबाग सहित वो 10 खिड़की और 10 खिड़की से नीचे उतरा तो फिर नूरबाग की शोभा तो बस फूलबाग जैसा है वैसा ही है। फर्क केवल इतना है, फूलबाग में फूलों के बगीचे हैं, नीचे नूरबाग में नूरमय लोह स्तंभ वही बगीचा के रूप में विद्यमान है। तो ये शोभा हुआ। अब 54 नंबर चौपाई में यहाँ से फिर आगे ले जा रहे हैं रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ लाल चबूतरा में। अब जिस तरह से दक्षिण दिशा के तरफ 50 हांस पूरा होने के बाद उसके साथ लगते हुए पश्चिम दिशा के तरफ फूलबाग 50 हांस में है,
ठीक उसी तरह से पश्चिम दिशा के 50वीं हांस पूरा होने के बाद फूलबाग के हद के साथ में लगता हुआ उत्तर दिशा के तरफ लाल चबूतरा है। तो देखिए चौपाई को, इन आगो लाल चबूतरा ले चल्या अरस दीवाल, खूबी देख बन छाया, ये बैठक बड़ी विशाल। इन आगो मतलब किन आगो? पश्चिम दिशा में अभी जिस फूलबाग का वर्णन हुआ, यहां से परिक्रमा करते हुए आगे उत्तर की तरफ जाने से इन आगो लाल चबूतरा है। ले चल्या अरस दीवाल, और लाल चबूतरा तो बिल्कुल रंगमहल के दीवाल के साथ में ही लग करके आया है। इसीलिए वो रंगमहल के चबूतरा को नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा परिक्रमा का रोस, जो 2 मंदिर का चौड़ा रोस है ना, वो रोस ने परिक्रमा करते समय वो रोस धाम की दीवाल और लाल चबूतरा के बीच में से जगह बना करके निकला है, या लाल चबूतरा सहित वो रोस ने परिक्रमा करके आगे गया है। धाम की चबूतरा को जिस रोस ने परिक्रमा किया, मैं वो रोस की बात कर रहा हूं, भोंबर ऊपर का नहीं, नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोस, तो उसने लाल चबूतरा सहित को परिक्रमा करके गया है ना। तो इसका अर्थ क्या है? धाम का चबूतरा और लाल चबूतरा बिल्कुल एक आपस में मिल करके आया है। इसीलिए यहां कहा ले चल्या अरस दीवाल, रंगमहल की दीवाल के साथ में लग करके ये लाल चबूतरा आया है। तो उत्तर दिशा के तरफ तो रंगमहल का 50 हांस है, जैसे दक्षिण पश्चिम में वर्णन होके आया, तो 50 हांस में से लाल चबूतरा 40 हांस में है। 40 हांस मतलब 1200 मंदिर, और बाकी 10 हांस में ताड़वन है। तो ये लाल चबूतरा जो है धाम दीवाल के साथ में लग करके आए। आगे कहते हैं खूबी देखा बन छाया, लाल चबूतरा के ही साथ में लगते हुए सामने में क्या है? बड़वन है। 40 हांस लाल चबूतरा का, और उसी के सामने में एक एक हांस के अंतर पर वृक्ष आने से बड़वन का वृक्ष लाल चबूतरा के सामने में 41 वृक्ष हुए। तो ये वृक्ष के ऊपरा ऊपर भोम रंगमहल की 10वीं चांदनी तक है। तो लाल चबूतरा में बैठते समय वृक्ष की जो डाली के द्वारा ऊपर रंगमहल के प्रत्येक छज्जा के साथ में मिलन कराया है, तो लाल चबूतरा में बैठते समय वो वृक्ष की डाली ही यहाँ छाया रूप में शोभा बढ़ा रहे हैं। तो ये कहा खूबी देख बन छाया, वन और वन के द्वारा लाल चबूतरा में जो छाया पड़ गया है उस खूबी को देखिए, उस शोभा को देखिए। ये बैठक बड़ी विशाल, ऐसे खूबी ऐसे शोभा से युक्त ये बैठक मतलब कौन सा बैठक? लाल चबूतरा में जो बैठक है, ये बैठक बड़ी विशाल, बहुत विशाल बैठक है। तो 40 हांस में प्रत्येक एक एक हांस में एक एक बैठक होने से यहाँ पर कितने बैठक है? 40 ही बैठक है। तो प्रत्येक एक हांस में अलग अलग रंगों के गलीचे बिछे हुए हैं, और एक एक हांस के मध्य भाग में एक एक सिंहासन है, दाएं बाएं कुर्सी है। धामधनी अलग अलग बैठक में स्थित सिंहासन में विराजते हैं। सखियाँ चारों तरफ घेर करके बैठते हैं। फिर सामने में वन की शोभा, वन में जो पशु पंखियों की खेल तमाशे, ये सारी शोभा पहले भी चिंतन हुआ है, फिर यहाँ चिंतन करा रहे हैं। तो ये बड़ी बैठक है, विशाल बैठक है। ये जो भोम चबूतरा वन आगो विराजत, इत केतेक जिमी में जानवर, रूहे हक हादी खिलावत। ये जो भोम चबूतरा जमीन से भोम भर ऊंचा, यानी कि रंगमहल की चबूतरा के बराबर में है। और इस चबूतरा के सामने में
आगो बन विराजत, बन आगो विराजत मतलब चबूतरा के आगे वन विराजमान है, वन शोभायमान है। कौन सा वन? बड़ो वन। अब ये बड़ो वन में इत मतलब इस बड़ो वन में केतेक जिमी में जानवर, वो वन के कितने जमीन में जानवर, रूहे हक हादी खिलावत। श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी, सखियां उन जानवरों को खिलाते हैं। मतलब जानवर कैसे खेलते हैं? सखियों के दिल चाहे खेलते हैं, राजश्यामल जी के दिल चाहे खेलते हैं। तो कई बार आया है पशु पंखी जानवर आदि परम धाम के खावंद के खिलौने हैं। खावंद के खिलौने मतलब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के खिलौने हैं। तो वो जैसा मन चाहे उसी तरह का खेल तमाशे दिखाते हैं। इसीलिए कहा इत केतिक जिमी में जानवर रूहें हक हादी खिलावत, जानवरों को खिलाते हैं और उनके खेल तमाशों को देख करके आनंद लेते हैं। ऊपर लाल चबूतरे, फिर ऊपर शब्द क्यों आया? वन जमीन का वर्णन हुआ ना, तो फिर वो जमीन के हिसाब से देखे तो ये लाल चबूतरा भोंबर ऊपर है। इसीलिए ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे मेहराब। अब लाल चबूतरे जहां पर है उसके सामने में जो 1200 मंदिर आया है, मतलब लाल चबूतरा से लगते हुए रंगमहल का मंदिर कितने मंदिर है? 1200 मंदिर है। तो यहाँ 1200 मंदिर में ही लाल चबूतरा के तरफ यानी कि मंदिर के बाहरी तरफ सारा मेहराब ही मेहराब है, यानी कि दरवाजा ही दरवाजा है। तो ये बात चर्चनी में शुरू में ही रंगमहल का बाहरी 6000 मंदिर में दरवाजों की गिनती, झरोखा की गिनती करते समय पढ़ के आए ना। क्या पढ़े थे? रंगमहल के बाहरी 6000 मंदिर में से प्रत्येक एक मंदिर में देखने में 5-5 और गिनती के 4-4 दरवाजा है। कहा पहले तो इस हिसाब से बाहरी हार मंदिर के कुल दरवाजा की संख्या 6000 मंदिर गुना 4 दरवाजा इक्वल टू 24,000 दरवाजा, इस तरह से कहा। फिर बाद में लाल चबूतरा के तरफ के 1200 मंदिर में झारोखा की जगह में भी दरवाजा आने के कारण 1200 दरवाजा बढ़ गया है। ये वर्णन आया था कि नहीं आया था? वृत्ति में ये वर्णन कहाँ से आया? यहाँ से आया। कहने का अर्थ सारे मंदिरों में बाहरी तरफ के दीवार में 2-2 दरवाजे और 1-1 झरोखा है, परंतु लाल चबूतरा के तरफ जो 1200 मंदिर आया है वो 1200 मंदिर में झरोखा की जगह में भी दरवाजा ही आने के कारण बाहरी तरफ की दीवार में 1-1 मंदिर में 3-3 मेहराब अथवा दरवाजा है। ये शोभा तो दिल दिमाग में है ना। हाँ, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरा लाल चबूतरा के 1200 मंदिर के सामने में रंगमहल का कितने दरवाजे दिखाई दे रहा है? एक मंदिर में 3 दरवाजा, तो 1200 मंदिर में 1200 गुना 3 कितना हुआ? 3600 दरवाजे रंगमहल का लाल चबूतरा के साथ में लगता हुआ आया है। तो इसीलिए सब मेहराब अथवा दरवाजा ये शब्द प्रयोग किया। देखिए चौपाई फिर से, ऊपर लाल चबूतरे सब दरवाजे मेहराब, सब में दरवाजा यानी कि मेहराब है। अब सब कहने से चर्चनी में जो झरोखा की जगह में भी दरवाजा आया, बस वो समझना, वो तो हिसाब थोड़ा सा दोहरा है, वो सब हिसाब तो यहाँ नहीं है, लेकिन इतने शब्द से सब समझना चाहिए। ये ही झरोखे इन भोम के खूबी आवे न माहे हिसाब, यही झरोखे इन भोम के। अब यहाँ झरोखा कहने से लाल चबूतरा जहाँ पर है वो प्रथम भोम में तो झरोखा के जगह में भी दरवाजा ही है। अब वहीं से ऊपर अन्य भोमों में देखे तो दिखाई देता है ना, लाल चबूतरा तो बहुत बड़ा विस्तार है,
परिक्रमा के रोज एक मंदिर का अपना तो है ही, उससे लगता हुआ 30 मंदिर के चौड़ाई में लाल चबूतरा विस्तार है। तो चबूतरा में खड़े होकर के इधर रंगमहल की तरफ सामने में देखने से सामने का ही प्रथम भौम का ही दरवाजा दिखाई देता है, या ऐसे ऊपर देखने से पूरा 9 भौम तक की शोभा दिखाई देता है? ऊपर के सारे भौम की शोभा दिखाई देता है ना। तो प्रथम भौम में तो झरोखा की जगह में भी मेहराब यानी कि दरवाजा ही आया है। उसके ऊपर दूसरी भौम तीसरी भौम करते करते ऊपर सब तरफ देखे तो झरोखा की जगह में झरोखा ही है। उन झरोखाओं की शोभा को देखिए तो कहा यही झरोखा इन भौम के भौम में जो है खूबी आवे न माहे हिसाब, उसकी खूबी शोभा और हिसाब दोनों शब्द में अथवा हिसाब में नहीं आता है। बड़ी बैठक इत चबूतरे अति खूबी तीन पर इन खूबी खुशहाली होत है जब खेले बड़े जानवर। तो बड़ी बैठक इत चबूतरे मतलब यहाँ इस चबूतरा में बड़ी बैठक है। जैसे पहले ही कहा 40 हांस में है चबूतरा, तो प्रत्येक एक हांस में एक बैठक है। तो इस हिसाब से भी देखें तो एक बैठक एक हांस बराबर लंबा चौड़ा, क्योंकि एक हांस मतलब 30 मंदिर का हुआ और पूरा लाल चबूतरा का चौड़ाई भी 30 मंदिर का ही है। तो 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक बैठक, ऐसे कितने बैठक है? 40 बैठक है। तो बड़ी बैठक इत चबूतरे लाल चबूतरा में अति खूबी तीन पर मतलब उस चबूतरा में बड़ी बड़ी बैठकें अत्यंत शोभा लिए हुए शोभायमान है। इत खूबी खुशहाली होता है। इत यहाँ चबूतरा की बैठकों में खूबी मतलब शोभा, यहाँ की शोभा तो है ही, और यहाँ बैठ करके खुशहाली होता है, प्रसन्न होते हैं। क्यों? जब खेले बड़े जानवर, जब सामने में बड़े बड़े जानवर खेलते मतलब अपने अपने प्रकार की खेल तमाशे कला कौशलता प्रदर्शन करते हैं। तो उस खूबी को, उस शोभा को, उनकी खेल तमाशों को देख करके खुशहाली होता है, प्रसन्नता होती है अथवा प्रसन्नता मिलता है। यही झरोखे यही चबूतरा दो तरफ चेहे बच्चे दोए, एक पिछला जो छोड़िया आगो दूजी भौम का सोए। अब लाल चबूतरा में बैठ करके दोनों तरफ यानी कि पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ की शोभा बता रहे हैं। यही झरोखे ये तो समझते हैं। यही चबूतरा लाल चबूतरा के दो तरफ चेहे बच्चे दोए, दोनों तरफ दो चेहे बच्चा है। तो इसको ध्यान से देखिए, हाँ, दोनों तरफ दो चेहे बच्चा। तो दोनों तरफ दो चेहे बच्चा कहने से लाल चबूतरा के पश्चिम की तरफ तो 16 हांस का चेहे बच्चा हो ही गया। रंगमहल का बाह्य कोण का जो 16 हांस का चेहे बच्चा है, ये लाल चबूतरा के पश्चिम तरफ का है ना, वो तो चेहे बच्चा सीधा सीधा है ही, एक चेहे बच्चा। अब दूसरा चेहे बच्चा है लाल चबूतरा के पूर्वी किनार के ही पास में ताड़ वन के जमीन में जो खड़ोकली आया है ना, ये खड़ोकली को दूसरा चेहे बच्चा करके कहा है। नहीं तो उत्तर दिशा में पूरा 1500 मंदिर के ही दूरी में देखेंगे तो बाह्य कोण के 16 हांस का चेहे बच्चा और ईशान कोण का 16 हांस का चेहे बच्चा, वो भी दोनों चेहे बच्चा है। परंतु यहाँ लाल चबूतरा में ही खड़ा होकर के देखते समय पश्चिम की तरफ का चेहे बच्चा तो 16 हांस का चेहे बच्चा है ही, लेकिन पूर्व तरफ ये खड़ोकली जो ताड़वन की जमीन में आया है, उसको खुलासा यहाँ चौपाई में ही करेंगे। 2 भौम ऊंची चेहे बच्चा करके कहेंगे। इसीलिए ये फिर से देखिए, यही झरोखा यही चबूतरा दो तरफ चेहे बच्चे दोए, दोनों तरफ का 2 चेहे बच्चा हुआ। पश्चिम तरफ 16 हांस का चेहे बच्चा, पूर्व तरफ खड़ोकली।
एक पिछला, वही यहाँ बता रहा है, एक पिछला मतलब पश्चिम तरफ के जो छोड़िया, उसको छोड़ दिया, मतलब परिक्रमा करते आते समय तो वो पीछे तरफ तो छोड़ गया ना। अब आगू सामने में जो पूर्व तरफ आगे है वो दूजी भौम का सोए। तो दूजी भौम तक गया हुआ चेबचा कौन सा चेबचा है? वही खड़ोकली है। जमीन से 2 भौम ऊपर तक गया है। अब ये लाल चबूतरा अथवा रंगमहल की ये परिक्रमा के रोज से ही देखेंगे तो 1 भौम ही ऊपर है, लेकिन जमीन से देखने पर वो 2 भौम ऊपर तक गया है। तो वो खड़ोकली के लिए कहा आगो दूजी भौम का सोए, तो आगे जो खड़ोकली दूसरी भौम में शोभायमान है, तो इस तरह से कहा। तो अब आगे ये खड़ोकली की शोभा वर्णन करेंगे, उसके तीनों तरफ वृक्ष की छाया किस तरह से है, ये क्रमशः वर्णन आगे होगा। लेकिन अभी हमारा समय पूरा हुआ, तो ये चौपाई नंबर 58 को दोहरा करके विश्राम करेंगे, फिर आगे निरंतर अगले कक्षा में। यही झरोखे यही चबूतरा, दो तरफ चेहबचे दोए, एक पिछला जो छोड़िया, आगो दूजी भौम का सोए, आगो दूजी भौम का सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।